तो हेलो, एक बार फिर से आप सभी का राज इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर आज देख पा रहे होंगे, हम लोग आज रासायनिक अभिक्रिया नामक चैप्टर को शुरू करेंगे। और चूंकि जब भी कोई मकान बनता है तो पहले नींव तैयार की जाती है, तो अगर क्लास 10th की केमिस्ट्री को हमको मजबूत करना है और ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर को बेहतर तरीके से समझना है, तो कुछ एक दो पॉइंट हैं जो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। एक तो कि रासायनिक सूत्र कैसे बनता है, ये हमें पता होना चाहिए, रासायनिक सूत्र। और दूसरी बात, परमाणुकता क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा परमाणु किस रूप में एग्जिस्ट करता है। एक तो परमाणुकता पता होनी चाहिए और एक तो रासायनिक सूत्र कैसे बनता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक टॉपिक कि रासायनिक सूत्र कैसे बनता है और दूसरा टॉपिक परमाणुकता, इसको क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए बिना देरी किए हम लोग सबसे पहला टॉपिक अपना शुरू करेंगे, रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, जैसे ये हमने लिख दिया है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लिखा है, यह यौगिक का प्रतीकात्मक निरूपण है। तत्वों के प्रतीकों, संयोजकता तथा मूलकों की सहायता से यौगिक को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है, फार्मूला आप डिफिनेशन मत जाइए, आपको पता है फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला। जैसे आपको बात करें कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला आपसे कोई पूछता है तो आप बोलते हैं CaCO3, तो बस वही फार्मूला आज हम लोग बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ मूलकों का नाम पता होना चाहिए, उनका सूत्र पता होना चाहिए और उन पर आवेश कितना होता है ये हमें बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। जैसे बात करें अगर हाइड्रोजन की, तो ये क्या होता है, H पॉजिटिव होता है और इस पर आवेश कितना है, 1, एक आवेश है। हमको प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हमें केवल देखना है कि आवेश कितना है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, बस संख्या को देखना है कि कितनी संख्या है उसकी। ऐसे ही बात करें सोडियम की, तो ये क्या होता है, Na पॉजिटिव और इस पर भी आवेश आप देख पा रहे हैं कितना है, 1। ऐसी बात करें बाइकार्बोनेट की, तो ये क्या होता है, HCO3 निगेटिव होता है और देख रहे हैं इस पर भी कितना आवेश है, बोलिए 1 आवेश है, एक आवेश है। और यहाँ बाईसल्फेट की अगर बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, HSO4 निगेटिव और आप देख पा रहे हैं यहाँ कितने आवेश हैं, तो एक ऋण आवेश यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं कि इनके सूत्र क्या है और इन पर आवेश कितना है, ये माइंड में आप लोग रख लीजिए, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि फार्मूला कैसे लिखा जाता है। जैसे ये देखिए, पर मैग्नेट की बात करें तो पर मैग्नेट कितना होता है, MnO4 निगेटिव, ठीक है। और इस पर आप देख रहे हैं आवेश कितना है, एक आवेश है। बात करें बेरियम की, तो बेरियम क्या होता है, बेरियम होता है Ba2 पॉजिटिव, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ आवेश कितना है, 2 आवेश है। अगली बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम होता है Mg2 पॉजिटिव। अगर बात करें इस पर तो आवेश कितना नजर आ रहा है, 2 आवेश नजर आ रहा है, तो 2। क्यूप्रिक, ये ध्यान दीजिएगा, ये होता है Cu2 पॉजिटिव और इस पर अगर देखें तो आवेश कितना है, बोलिए, तो 2 आवेश है। ये जो चीज बता रहे हैं फार्मूला बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फेरस की बात करें तो फेरस क्या होता है, Fe2 पॉजिटिव और इस पर आप आवेश देख पा रहे हैं कितना आवेश होता है, तो 2 आवेश होता है। और बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का जो सूत्र होता है वो होता है Al और इस पर होता है 3 पॉजिटिव। यानी आप देख पा रहे हैं यहां पर आवेश इस पर कितना है, तो इस पर 3 आवेश है, ठीक है। इसी प्रकार और कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो बस ये आप अगर याद कर लेते हो, केमिकल फार्मूला बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे बात करें एंटीमनी की, तो एंटीमनी कितना होता है, Sb3 पॉजिटिव। आप देख पा रहे हैं इस पर कितना आवेश है, बोलिए, 3 आवेश है। अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन क्या होता है, B, बोरॉन क्या होता है, B और इस पर भी क्या होता है, 3 पॉजिटिव। बात करें फेरिक की, ये देखिए फेरिक, वहां था फेरस, ये है फेरिक, तो फेरिक कितना होता है, Fe3 पॉजिटिव। और ऐसे बात करें फास्फेट की, तो फास्फेट होता है PO4 निगेटिव। तो आप देख पा रहे हैं सब पर आपको ये नहीं चेक करना है कि प्लस है कि माइनस है, बस आवेशों की संख्या कितनी है, तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। ये जो हमने एक लिस्ट बनाई है कि किस मूलक पर कितना आवेश होता है, ये आप लोग एकदम से लर्न कर लीजिए, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। जैसे आइए कुछ एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं कि आखिर फार्मूले बनते कैसे हैं और उनके रूल को जान लेते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए लिखा है, रासायनिक सूत्र लिखने के नियम,
किस तरह से हम किसी रासायनिक सूत्र को लिखते हैं। लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिए, लाइन बाय लाइन देख लीजिए और वही काम हमको करते चलना है, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जैसे कहता है, सबसे पहला स्टेप कहता है कि सर्वप्रथम संघटक तत्वों के प्रतीक चिन्हों को पास पास लिखो। सबसे पहला काम करना है, जो भी संघटक तत्व हैं उनके प्रतीक चिन्ह को एकदम पास पास लिख दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर हम चल रहे हैं, हमसे कहा है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र कैसे लिखते हैं, तो इसी स्टेप से हम लोगों को चलते जाना है। सबसे पहले क्या कर रहा है, सर्वप्रथम संघटक तत्वों को, मतलब जो जो तत्व इसमें मिले हुए हैं उसका प्रतीक चिन्ह लिखिए। देखिए जैसे कह रहा है, एक तो सोडियम और एक तो ऑक्साइड कह रहा है, तो सोडियम का मतलब आपको पता है क्या होता है, Na होता है। क्या होता है, Na। और ऑक्साइड का मतलब आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीजन, तो होता है O। सेकंड स्टेप कहता है, ये याद रहे कि धनावेशित किधर लिखा हो, बाईं ओर, और जो ऋणावेशित है वो किधर लिखा हो, दाईं ओर। ये तो हमारा पहले से सही है, आपको पता है। अभी आप चार्ज नंबर देख कर आ रहे हैं कि सोडियम पर कितना होता है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, 2 निगेटिव। अल्टीमेटली आपको माइनस प्लस से मतलब नहीं है, उसकी संख्या से मतलब है। ठीक, अब कह रहा है संयोजित परमाणु की संयोजकता लिख दीजिए। ये तो हम थर्ड काम कर दिए, प्लस पॉजिटिव इस पर लिख दिए, 2 निगेटिव इस पर लिख दिए। अब कह रहा है कि प्राप्त संयोजकता को क्रॉस ओवर कर दीजिए, मतलब इसको इसके नीचे भेज दीजिए, इसको इसके नीचे भेज दीजिए। मतलब समझिएगा, ये जो +1 है, प्लस से मतलब नहीं है, 1 है ना, तो 1 ऑक्सीजन के पैर में आ जाएगा, और ये 2 निगेटिव है, तो निगेटिव से आपको मतलब नहीं है, केवल 2 से मतलब होना चाहिए, तो जो 2 है वो सोडियम के पैर में आ जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, बन जाएगा Na सोडियम, ये 2 सोडियम के पाँव में चला आएगा, तो यहां हो जाएगा 2, और O ऐसे लिखे रहेंगे, और ऑक्सीजन के पैर में कौन आ जाएगा, सोडियम का 1, तो यहां 1 तो हम लिखते नहीं है, तो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो गया, Na2O। फिर से आइए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए सारे स्टेप्स यही रहेंगे। सबसे पहले जैसे कह दिया ना, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए, तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप, सर्वप्रथम संघटक तत्वों के प्रतीक चिन्हों को पास पास लिखिए। प्रतीक चिन्ह आपको पता है, कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Ca, तो यहां पर इस तरह से हम Ca लिख दे रहे हैं। फिर इसमें क्या लिखा है, अगला क्लोराइड लिखा है, तो हम यहां पर क्लोराइड इस तरह से लिख दे रहे हैं। फिर कहा था कि धनावेशित बाईं ओर तथा ऋणावेशित किधर होना चाहिए, दाईं ओर। आपको पता है Ca पे क्या होता है, 2 पॉजिटिव, धनावेशित होता है। क्लोरीन पे क्या होता है, निगेटिव, ऋणावेशित होता है। तो हमने पॉजिटिव को बाईं ओर और निगेटिव को दाईं ओर लिख दिया है। ठीक, अगला स्टेप क्या कर रहा है, संयोजित परमाणुओं की संयोजकता लिखिए। अब सबकी संयोजकता जो भी याद करा के आ रहे हैं, आवेश की संख्या, इसको लिखिए यहां पर। तो यहां पर कैल्शियम पर क्या होता है, 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन पर क्या होता है, निगेटिव। हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, अल्टीमेटली सबके पांव में लिखी जाएगी संख्या ही। अगला स्टेप क्या कहता है कि प्राप्त संयोजकता को क्रॉस ओवर कर दीजिए। क्रॉस ओवर का मतलब क्रिस क्रॉस, इसका इसके पांव में, इसका इसके पांव में। तो देखिए क्या हो जाएगा, Ca के पांव में 1 आना चाहिए, तो 1 तो लिखते नहीं है, 1 नहीं लिखते हैं। और Cl के पैर में देखिए, कैल्शियम वाला जो 2 है वो Cl के पैर में आ जाएगा, तो यहां हम क्या लिख देंगे, 2। तो जो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बन गया वो कितना बन गया, CaCl2। समझ में आ रही बात। चलिए और कुछ एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत होता जाएगा। जैसे ये देखिए, यहां पर कुछ और एग्जांपल कह रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो देखिए यहां पर 2 कुछ ऐसे हम मूलक लेते आए हैं जिनको वहां पर लिस्ट में हमने नहीं लिखा था। ध्यान दीजिएगा, OH जो होता है इसका ऊपर होता है निगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। इसको माइंड में रखिएगा, हाइड्रोक्साइड। और एक माइंड में रखिएगा NO3 निगेटिव, NO3 निगेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट। बोलिए क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। अब आइए लिखते हैं हम लोग अपने फार्मूले को। और एक इसमें, वैसे इसको लिखे नहीं थे वहां, और एक जान लीजिए, अमोनियम का जान लीजिए। अमोनियम शायद लिस्ट में नहीं था, तो अमोनियम भी एक मूलक होता है, इसका फार्मूला होता है NH4 पॉजिटिव। ये कुछ एक फार्मूले इनको माइंड में रखिए। अमोनियम NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड होता है OH निगेटिव, और नाइट्रेट होता है NO3 निगेटिव। इसको भी लिस्ट में इंक्लूड कर लीजिएगा। आइए फार्मूला लिखते हैं। कह रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, प्रतीक चिन्हों को लिखना है। देखिए अमोनियम का प्रतीक चिन्ह अभी बता कर आ रहे हैं, क्या होता है, NH4। तो केवल लिखिएगा NH4, ऐसे लिख दीजिएगा NH4। हाइड्रोक्साइड का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, OH। अभी इसके ऊपर का चार्ज नहीं लिख रहे हैं, तो हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिख दे रहे हैं, OH लिख दे रहे हैं। अब पॉजिटिव वाला बाईं ओर, निगेटिव वाला दाईं ओर है, बिल्कुल है। अब वैलेंसी लिखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक, अब क्रॉस ओवर कर देना है, तो क्रिस और ये हो जाएगा क्रॉस। तो देखिए 1 तो लिखा नहीं जाता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस,
तो NH4 इसके पावर में ओवरऑल हम लिखते 1, लेकिन यहां पर 1 लिखेंगे नहीं, ऐसी OH की भी बात है तो ओवरऑल लिखना 1 था, लेकिन लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता। और याद रखिएगा जब परमाणुओं का समूह और तब नंबर लिखना हो तो सारे परमाणुओं के साथ हम क्या लगा दिया करेंगे, ब्रैकेट लगा दिया करेंगे। ये बात आपको माइंड में रखनी है, ठीक। तो देखिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र लिखिए। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र कैसे लिखा जाएगा? फिर वही बात, सबसे पहले प्रतीक चिन्ह लिखना है। हम आपको बता कर आ रहे हैं सोडियम को कैसे प्रदर्शित करते हैं, Na से, तो Na ऐसे यहां लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको बता कर आ रहे हैं नाइट्रेट को कैसे लिखते हैं, तो नाइट्रेट का प्रतीक चिन्ह NO3 निगेटिव बता कर आ रहे हैं, तो ऐसे लिख लीजिए NO3 निगेटिव। और आपको नजर आ रहा है कि धनावेशित वाला किधर है, बाईं ओर है, और ऋणावेशित वाला किधर है, दाईं ओर है। अब क्या करना है, अब इसी को क्रॉस ओवर कर देना है, क्रिस क्रॉस कर देना है। क्या हो जाएगा, देखिए Na इसके पैर में कितना आना चाहिए था, 1 तो लिखते नहीं है। फिर क्या आएगा NO3 इसके पैर में कितना, ऐसे क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, पर 1 हम यहां पर लिखते नहीं है। आपको दिख रहा होगा हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं बार बार, तो जब भी NO3 देखिए कई परमाणु हैं तो तुरंत ब्रैकेट लगा दिया करिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जैसे ये देखिए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सोडियम के लिए क्या लिखते हैं, Na, कार्बोनेट का फार्मूला अभी लिस्ट में लिखवा कर आ रहे हैं, क्या होता है, CO3। अब देखिए ये धनावेशित है, ये बाईं ओर है, ये ऋणावेशित है, ये ऋणावेशित है, ये दाईं ओर है। अब हमको क्या कर देना है, इसको क्रॉस ओवर कर देना है इस तरह से। देखिएगा ध्यान से, ये जो 2 है हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, ये जो 2 है वो सोडियम के पैर में आएगा, तो कैसे लिखेंगे Na और यहां पर क्या लिख देंगे 2। ये जो 2 है ये इसके पैर में आ गया, और CO3 के पैर में कितना आ जाएगा 1, तो 1 के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 तो लिखना ही नहीं है। बाई चांस अगर 2 यहां लिखना होता तो देखिए CO3 बहुत परमाणुओं का समूह है, तब यहां ऐसे लगाकर 2 करते, पर यहां +1 ही है, इसका मतलब हमें ब्रैकेट लगाने की यहां आवश्यकता नहीं है। आइए एक और देख लेते हैं एग्जांपल। कह रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, सबसे पहले इनके प्रतीक चिन्ह को लिखिए। एल्यूमिनियम होता है Al और ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन यानी O। आपको पता है एल्यूमिनियम पर कितना होता है 3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर कितना होता है 2 निगेटिव। इधर क्रॉस ओवर कर दीजिए इस तरह से। देखिए एल्यूमिनियम के पैर में किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का, तो हो जाएगा Al2, और ऑक्सीजन के पैर में किसका आ जाएगा, एल्यूमिनियम का, तो ये हो जाएगा 3। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बन गया वो क्या बन गया, Al2O3। उम्मीद है कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए और आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगली स्लाइड पहुंचते हैं। अगली स्लाइड में कुछ इसकी चर्चा है, किसकी चर्चा है, परमाणुओं की चर्चा है। मतलब मेन फोकस तो हमें किस पर करना है, अणु पर, क्योंकि इसकी भी चर्चा कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रियाओं में हो जाएगी, ठीक। और बहुत ध्यान समझिएगा जो बात आपको बताएंगे। वैसे फिलहाल अणु और यौगिक के बारे में आप क्लास 9th में पढ़कर आ रहे हैं, फिर भी एक छोटी सी बात है यहां पर, ध्यान दे लीजिए। क्या ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि अणु क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जब समान प्रकार के परमाणु, किस प्रकार के, समान प्रकार के परमाणु आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और जब विभिन्न प्रकार के परमाणु, अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में कंबाइन होते हैं तब वो क्या बनाते हैं, यौगिक। जैसे ये देखिए अणुओं का एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों सेम हैं, आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, O2। तो ये दोनों सेम हैं तो ये किसके अंतर्गत आएगा, अणु के अंतर्गत आएगा। ऐसी बात करें Cl Cl, क्लोरीन क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, Cl2 बनाते हैं, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, अणु के अंतर्गत आएगा। ऐसी बात करें हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखिए दोनों H और H दोनों सेम हैं तो ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, अणु के अंतर्गत आ रहे हैं। अब देखिए जैसे यौगिक, हाइड्रोजन एक परमाणु है, एक परमाणु ऑक्सीजन है, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जल। देखिए H2O, अब यहां आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन अलग परमाणु है, ऑक्सीजन अलग परमाणु है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यौगिक बोल देंगे। और देखिए जैसे अमोनिया, तो अमोनिया क्या है, NH3, यहां नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। देखिए यहां पर क्या था, यहां पे 2 हाइड्रोजन थे दोनों आपस में सेम, यहां 2 क्लोरीन थे दोनों आपस में सेम, यहां 2 ऑक्सीजन थे दोनों आपस में सेम, यहां पर बस ये। तो ये सब कुछ एक एग्जांपल है किसके, अणु के। मतलब समान प्रकार के परमाणु जब मिलते हैं तो अणु बनता है, विभिन्न प्रकार के परमाणु जब आपस मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का। फोकस हमें यहां पर क्या करना है कि अणु के प्रकार, जैसे कौन कौन से, जैसे कुछ एक बात करें, एक परमाणु होते हैं, द्विपरमाणु होते हैं, त्रिपरमाणु होते हैं, बहुपरमाणु होते हैं। जैसे
एक परमाणु में जैसे जितने भी आपको धातुएं दिख रही हैं, जैसे सोडियम की बात कर लें तो ये एक परमाणु होता है, मैग्नीशियम की बात कर लें तो एक परमाणु होता है, धातुओं के अलावा भी एक परमाणु होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, बोरॉन हो गया, ये सब के सब एक परमाणु होते हैं। जैसे और देखिए जैसे हीलियम हो गया, और जैसे देखिए नियॉन हो गया, और जैसे और आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, तो ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? एक परमाणु के अंतर्गत आते हैं। द्विपरमाणु की बात करें तो जैसे ये देखिए ये सब के सब क्या है? द्विपरमाणु है। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया, F2 हो गया, ठीक है, F2 हो गया। तो ये सब के सब जो आपको नजर आ रहे हैं ये सब कैसे होते हैं? द्विपरमाणु होते हैं। त्रिपरमाणु का एग्जाम्पल बताइए। तो त्रिपरमाणु जैसे आप ओजोन का फार्मूला जानते हैं, जिसमें 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। तो जो हमारा ओजोन है O3 वो किसके अंतर्गत आएगा? त्रिपरमाणु के अंतर्गत आएगा। अब बहुपरमाणु की बात करते हैं, जिसमें 1, 2 या 3 परमाणुओं से ज्यादा परमाणु कंबाइन हो जाएं तो उसको हम लोग बहुपरमाणु के अंतर्गत रख देते हैं। जैसे ये देखिए फास्फोरस जो हमें मिलता है वो P4 के फॉर्म में मिलता है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? बहुपरमाणु के अंतर्गत। ऐसे बात करें जो सल्फर है तो सल्फर हमेशा हमें किस फॉर्म में मिलता है? S8 के फॉर्म में मिलता है, तो ये कैसा हो गया? बहुपरमाणु हो गया। सवाल ये आता है कि आखिर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस बातों की जानकारी क्यों ले रहे हैं? तो देखिए रिएक्शन, चैप्टर का नाम क्या है? रिएक्शन। आपसे बोल देगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, ये प्रश्न आपसे बोल दिया। क्या बोला? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं। तो आप ऐसे नहीं लिख देंगे कैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। हम जो आपको बता दिए हैं, परमाणुकता बताने का मतलब कि ये इसी फॉर्म में प्रकृति में हमको प्राप्त होंगे। मतलब जैसे हम रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो देखिए हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है? H2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है? O2 के फॉर्म में। तो जब भी रिएक्शन में लिखना होगा हम ऐसे लिखेंगे H2 प्लस O2, तब जाके रिएक्शन को जो भी बनाना होगा कंप्लीट करेंगे। तो जान लीजिएगा जिसको हम जिस फॉर्म में बता दिए हैं रासायनिक अभिक्रिया में, अगर वो भाग लेंगे तो उसी रूप में लिखे जाएंगे, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर वो मिलेंगे तो भी उसी फॉर्म में लिखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास रिएक्शन है Z, एक हमारे पास रिएक्शन मान लीजिए है इस तरह से कि Zn प्लस H2SO4, मतलब हमसे कहा कि जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करता है। तो हम आपको बताया क्या है, जितनी भी धातुएं होती हैं वो होती हैं एक परमाणु, और जिंक जो होती है वो एक धातु होती है। तो इसका मतलब एक परमाणु है, तो हम केवल किस फॉर्म में लिखे? Zn के फॉर्म में लिखे हैं। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है। तो अभी तो हम सिखाए नहीं आपको रिएक्शन कैसे होगी, वो हम सिखाएंगे आपको बेहतर ढंग से। लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर तो Zn यहाँ पर बनता क्या क्या है वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर बनता है एक तो जिंक सल्फेट बनता है, और एक तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखिए जिंक सल्फेट का फार्मूला, अब देखिए आपको फार्मूला बनाना सिखा क्या रहे हैं, हम आपको इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि ये दो टॉपिक जानने का मतलब क्या हो सकता है। ये इस चैप्टर में आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर जिंक सल्फेट बनने वाला है, तो जिंक सल्फेट, तो देखिए कैसे फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए जिंक के लिए क्या लिख देंगे? Zn, और सल्फेट का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है SO4, बराबर बराबर लिख दिए। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 2 पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2 निगेटिव। फिर क्या करते हैं? क्रॉस ओवर कर देते हैं इस तरह से। तो Zn के पैर में किसका जाता है? ये सल्फेट के ऊपर जो है 2 है, तो 2 ऐसे लिख देंगे। और सल्फेट के पैर में किसका आ जाएगा? SO4। देखिए ये परमाणु कई परमाणुओं का समूह है, इसलिए इसके साथ क्या लगा दिए? ब्रैकेट। तो Zn के ऊपर जो लिखा है वो इसके पैर में आ जाएगा। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो जो फार्मूला बन गया वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो बन गया ZnSO4। तो जिंक सल्फेट का फार्मूला देखिए रासायनिक अभिक्रिया में ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो जिंक सल्फेट का फार्मूला में क्या प्राप्त हो गया? ZnSO4। तो यहां पर हम ऐसे लिख देंगे ZnSO4, और साथ में हमने कहा था हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब आपको बता चुके हैं कि जब भी हाइड्रोजन हमें मिलेगी किस रूप में मिलेगी? H2 के रूप में मिलेगी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? इस तरह से H2 लिख देंगे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को हम बता चुके हैं एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, बहुपरमाणु, जब भी वो रिएक्शन में भाग लेंगे तब भी इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे, और जब रिएक्शन के फलस्वरूप वो निकलेंगे यानी उत्पाद के रूप में निकलेंगे तब भी वो इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे। ये बात एकदम क्लियर समझिएगा। तो चलिए आज इस फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही करते हैं। अगले वीडियो से हम लोग अपने इस चैप्टर को विधिवत तरीके से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।